जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर आपको देनी है डक्की भाई के हवाले से। डक्की भाई की ज़मानत अभी तक नहीं लगी, लेकिन डक्की भाई के जो मैनेजर हैं जिनको 9 दिन जो है रिमांड पे रखा गया, बाद में जुडिशल कर दिया गया, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि डक्की भाई के जो मैनेजर हैं उनको ज़मानत मिल गई है। बड़ा रिलीफ मिल गया है। हमारे साथ उनके वकील भी मौजूद हैं, आबिद हुसैन किची साहब। सर, बड़ी मजे की खबर है सर। पहले तो आपको बड़ा मुबारकबाद आपको सर। खैर मुबारक जी। सर मुझे बताइएगा इस केस के हवाले से, एक उसमें ज़मीनी थे उनके मैनेजर सुभान शरीफ, किस तरह इस केस को लेके चले हैं और पहली समाअत में जो है वो ज़मानत में माशाल्लाह बाहर आ गया। देखिए, हमने कोर्ट को कन्विंस किया है, हमने ये कोर्ट के सामने अपने सबमिशंस पेश किए हैं, अपने गुजारिशात पेश किए हैं कि देखिए ये जुर्म नहीं बनता। पीका के जो जितने भी जराइम लगाए गए हैं उनका इतलाक नहीं होता, पीपीसी के जराइम का इतलाक नहीं होता। हमने ये बताया है, हमने ये कन्विंस करने की कोशिश की है ऑनरेबल कोर्ट को कि देखिए लॉ के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस मौजूद है और प्रोविजंस के अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार रखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर उस तरीक़ाकार के बरक्स कोई चीज़ होगी तो इस बिल्कुल जो कानूनी प्रोविजन है इसका इतलाक नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इस बात को माना है, एग्री किया है और इस बुनियाद पर ज़मानत मिली। सर मुझे ये चीज़ बताइएगा, जब आपकी वहाँ पर ज़मानत कैंसिल होती है, जब उसको जुडिशल किया जाता है 9 दिन के रिमांड के बाद, वहाँ पर उसकी ऑर्डर की कापी आपको उसी दिन मिल गई थी? जी, उसी दिन मिल गई थी। सर आपने अगले दिन ही जो है ज़मानत के लिए दायर कर दी दरखास्त? उसी दिन जिस दिन जुडिशल हुए हमने ज़मानत दायर कर दी। सर सवाल मेरा ये है, डक्की के जो वकील साहब हैं उनको वहाँ से अभी तक ऑर्डर मिलता है कल के दिन, और अभी तक डक्की की ज़मानत फाइल नहीं हुई और उसका मैनेजर जो है ज़मानत पे बाहर आ गया। ये क्या स्टोरी है सर? नहीं सर, हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं, ये उनका डक्की साहब का और डक्की साहब के वकील का मामला है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि उन्होंने ली नहीं ली, दी नहीं दी, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये तो डक्की साहब बेहतर जानते हैं या उनके वकील बेहतर जानते हैं। अच्छा, उनकी फैमिली से आपकी बात हुई है डक्की की फैमिली के हवाले से, या जो मैनेजर? हाँ, मेरी कल एक फॉर्मल सी मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है सर? तो बस मुकदमा के हवाले से, मुकदमा के मेरिट्स के हवाले से और किस तरह से प्रोसीड होगा, यही बातें हुई है, कोई खास बात किस हवाले, मतलब कि मैं ये भी बताइएगा कि उनका बर्ताव किस तरह का था? कंफर्टेबल थे, रिलैक्स थे, कोई इशू तो नहीं था डक्की को लेके, परेशान तो नहीं थे? देखिए, मुकदमा जब किसी भी शख्स के ऊपर हो जाता है, वो सच्चा या झूठा जो भी हो, तो वो जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, जो अदीम मुजरम नहीं है, वो यकीनी तौर पर परेशान होता है और उसकी फैमिली भी ये परेशानी लेके बैठी हुई है। अब डक्की जेल के अंदर मौजूद है, वो जुडिशल हवालात के अंदर है और जुडिशल हवालात में रहना, कैद में रहना कोई आसान काम नहीं होता। सर आप वकील भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपने जो है बेटी भाई की साइड लें, लेकिन सर आप वकील भी हैं, आपके लिए आपको नहीं लगता है कि अभी तक उसको बाहर आ जाना चाहिए था डक्की को? क्योंकि देखें, पहले 22 दिन का रिमांड चला है, फिर 14 दिन का जुडिशल हुआ है, फिर जुडिशल हो गया। ये क्या कौन सी चीजें हैं जो हल नहीं हो पा रही अभी तक? देखिए, मैं उन सारी चीज़ों को ना देख रहा हूँ ना कर इस रहा हूँ। हवाले मैं आपकी बात सुनूंगा, इस हवाले से उनके वकील भी बड़ी तनकीद हो रही है सर। मैं इस वजह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये वो बेहतर जानते हैं वो किस तरह से इस केस को लेकर चलना चाहते हैं। ये डक्की साहब बेहतर जानते हैं कि अपने केस को किस तरह से चलाना चाहते हैं। ये दोनों की मंशा है, दोनों की मर्जी है, जिसमें मेरा ख्याल है मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, एनसीसीआईए के वो हेड जो है वो चले गए छुट्टी के ऊपर, 6 माह की जबरी रुखसती कह लें या कि उनको बर्खास्त कर दिया है। इस हवाले से भी केस में चीज़ों को रिलीफ मिला है लोगों को? नहीं, इस पे क्या मिलेगा? आप देखिए, वो इंचार्ज थे, महकमों के इंचार्ज जाते रहते हैं और नए आते रहते हैं। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरी उनके साथ एक अच्छी इस्लाम दौड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को भी क्लेम करता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। अब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज नहीं कर रहे थे, वो हेड थे, इदारे के हेड हैं, वो उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और है, वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट और उसका केस इन्वेस्टिगेट हो चुका है। ठीक है। अब तो उसका चलान आना है, चलान में जब बात की प्रोसीडिंग्स होंगी या उसने डक्की ने रिलीज होने के लिए अपनी बेल पिटीशन दायर करनी जो उसने ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट साहब के सामने की थी, अब ऊपर वाले फोरम पर करेगा। ठीक है सर, मुझे ये भी बताइएगा, डक्की भाई के हवाले से अगर बात करें, उनसे भी लैपटॉप बरामद हुआ, फोन बरामद हुआ, और एक स्पेसिफिक अमाउंट है 3,24,000 समथिंग जो अमाउंट है, उसका बार बार तस्करा होता रहा है कि उनके अकाउंट से मिले हैं। सर अगर एक शख्स 10-12 साल से यूट्यूब कर रहा है, तो आपको लगता है कि उसके बैंक अकाउंट में से इतनी अमाउंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है? मैं नहीं समझता ये कोई बड़ी बात है। हमने तो ये सुना है या देखा है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने भी आए हैं किसी और के दोस्त के हवाले से भी, जिनके अंदर ये अमाउंट तो 1 डे अर्निंग के है, 1 डे अर्निंग है, उनके लिए कोई ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि $3,24,000 का उसके अकाउंट में होना और उसको निकाल लेना और इसको इसकी प्रोसीड बना देना कि ये जुआ की प्रोसीड है, मैं ये नहीं समझता कि वो बिल्कुल मुनासिब है, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, अगर कोई उन्होंने उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसे ट्रैप्स मिले हैं, कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले हैं, फुटप्रिंट से मुराद ये है कि उन्होंने साइबर ट्रैफिकिंग की है जिसके थ्रू पता चला है कि ये फलां अकाउंट से आए हैं और फलां अकाउंट में गए हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आबिद भाई, जब ये केस शुरू हुआ था, मेरी आपसे इस हवाले से कोई 15-20 मिनट की ऑन द रिकॉर्ड बात हुई थी, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी। आपने, मैं अगर कहें तो मैं बोल देता हूँ, आपने कहा था कि अगर जुआ खेला गया तो कोई शख्स सामने नहीं आएगा। उस वक्त आपने बोला, मैंने पूरा केस कवर किया, कोई शख्स सामने नहीं आया। तो क्या लगता है ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि मैंने आज से इससे पहले चीजें जो है नहीं, आप बड़े टेक्निकल आ गए, मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक है। 3 एंगल केस है। ठीक है, एक एंगल ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहती है कि इन्होंने जुआ ऐप्स को प्रमोट किया। ठीक है, दूसरा एंगल ये है कि वो कहते हैं कि इन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया जिससे लोगों के साथ फ्रॉड हुए और लोग लुट गए हैं। अब मैंने उस पैराए में ये कहा था कि अगर जुआ Yes. ऐप की प्रमोशन की बात है, दिस इज समथिंग एल्स, और अगर ये बात है कि लोगों के साथ फ्रॉड हुआ तो ये समथिंग एल्स है। ठीक है, अब जुआ ऐप को प्रमोट करना अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, लेकिन किन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, किन लोगों को उकसाया, बात तो सारी सॉरी जुए की हो रही है ना। किन लोगों को उकसाया, मैंने उस पे कहा था कि हाँ कौन जी। आएगा कि कहेगा कि मैं उकसाया जुआ गया खेल था रहा हूँ। और मैं जुआ खेल हाँ, रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये कहा ये आपकी जो आपने प्रिडिक्शन की थी ये सच हुई है। अभी तक कोई शख्स ऐसा सामने नहीं आया। जो रिकॉर्ड्स, जो अगर बात करें रिकॉर्ड्स के ऊपर, ऑन द रिकॉर्ड के ऊपर, ऑन द पेपर के ऊपर, तो उसमें भी ये कहा गया कि लोगों के पैसे डूबे हैं, बच्चों के पैसे डूबे हैं, लेकिन सर कोई शख्स सामने नहीं आया। लेकिन सर मुतासरा शख्स सामने जी। नहीं आया जिससे ये जो बात कह रहे थे उसकी तस्दीक हो सके, उसकी तायद हो सके, इनकी कानून की ज़बान में हम ये कहते हैं कि उसकी कोलैबोरेशन हो सके। तो इस बुनियाद पर ये कोलैबोरेशन का एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, ऑर्डर के हवाले से हमने डकी का सारा ऑर्डर पढ़ा, उसमें ये चीज थी कि अगर जाहिर सी बात है जिस शख्स के पास 80 से 90 लाख फॉलोअर्स हों तो उसको मुहतात रहना चाहिए ऐसी एक्टिविटी करने के हवाले से। तो इसमें उनको ऑर्डर में गिल्टी कहा गया कि अगर वो ना करता तो लोग जो है उस तरफ ना जाते। देखिए आप बात कर रहे हैं लीडर होने की, बेसिकली आप इसको कहते हैं कि ये शख्स जो है ये इन्फ्लुएंसर है, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, जाहिर सी बात है 80-90 लाख फॉलोअर्स हैं उसके। लोगों पे उसका असर और सूख है। तो जब भी आप इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप लीडर होते हैं, तो ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीज़ों से बाहर रहें। ये दुरुस्त बात है और ये हमारे सोशल सेटअप के अंदर होना भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे ये फ्रीलांसर्स जो थे, जो यूट्यूबर्स जो थे, ये बेलगाम हो गए। इन लोगों के पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी और वो हमारे यहाँ जो एक जुमला बोला जाता है ना, ये पढ़े लिखे भी नहीं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये है, जुमला उसका नाम भी बोल दे। बुनियादी तौर पर ये प्रॉब्लम है ठीक है, कि ये वाला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की बुनियाद पर इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन की बुनियाद पर अब लोग इनके साथ देखिए, आपने यहाँ पे दूध की दुकान भी खोलनी होती है तो आपको अल्टीमेट उसके लिए प्रमोशन चाहिए, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो एक ही वक्त में 80-90 लाख बंदा एक ऐड आप लगाएं और वो देख ले, तो ये किसी के लिए भी अक्सीर की तरह होता है। और अल्टीमेट जुआ ऐप ने भी यही देखा कि यार बजाय इसके कि हम एक टीवी पे जाएं, टीवी पे फिर पता नहीं कोई इसको देखे ना देखे, एक बंदे को रेगुलर लोग देख रहे हैं, 80-90 लाख रुपए उस बंदे को फॉलो करता है, वो जैसे ही क्लिक करेगा 80-90 लाख बंदा उसको देखेगा। तो अल्टीमेट हर बंदा अपनी बेटर प्रमोशन के लिए आता है और ये प्रमोशन का बेहतरीन तरीका है कि जो बंदा इन्फ्लुएंसर होता है उसको ले जाता है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं आपसे गुजारिश करूं कि डकी को वाकई मोहतात रहना चाहिए था। वो उसने इज्जत कमा ली थी, लोग उसके साथ थे, उसके पास इनकम थी, सोर्सेज आ रहे थे। तो जहां ऐसा कोई मामला हो जिसके साथ आपकी ज़ात पर, आपके कवानीन पर किसी तरह की कदगन बैरियर आ सकता हो, तो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए और डकी को अवॉइड करना चाहिए था। अभी आपने एक मिसाल दी है कि ये पढ़े लिखे भी नहीं और ये कोशिश भी नहीं करते। सुभान, वो तो टॉपर है, वो तो माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा बच्चा है। देखिए, सुभान का केस बड़ा डिफरेंट है। सुभान मैं उसको कहता हूं, मैं उसको मैनेजर नहीं कहता, मैं उसको होम ऑर्गेनाइजर कहता हूं। सर वो तो मैनेजर कह रहे हैं एनसीसी वाले। एनसीसीआई जो मर्जी कहती रहे जी। अब बात ये है कि अगर वो मैनेजर होता तो अल्टीमेट सारी बातें ही उसके साथ होती, उसी का लैपटॉप यूज होता, उसी का ईमेल यूज होता, उसी के सारे मामलात होते। और अगर एनसीसीआई के पास ये एविडेंसेस आ जाते तो ये पॉसिबल था कि ये बाहर आ जाता, ये तो प्रिंसिपल एक्यूज बन जाता। आप समझिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये मैनेजर नहीं था, ये होम ऑर्गेनाइजर था। और होम ऑर्गेनाइजर का काम होता है बाकी चीजों को मैनेज करना, घर की चीजों को मैनेज करना, मतलब कि किसी माली की तनख्वाह। एग्जैक्टली सर एनसीसीआई मंगवा ली, कूलर मंगवा लिया, ठीक है, सारी चीजें। इस चीज के 1 लाख रुपए ले रहे थे वो।
जाहिर है सर। अच्छा हाँ, सर, मेरा एक बड़ा सेटअप था। असल प्रॉब्लम तो ड्रीम हाउस का चला है ना, ठीक है। तो ड्रीम हाउस में जाहिर है मुलाजमीन की तादाद भी बड़ी होती है। अच्छा सर, वो ड्रीम हाउस के बारे से अगर बात करें, बाद में तो चीजें सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जी ये तो किराए पर था। कौन? ड्रीम हाउस की जो बात और कर सर रहे हैं। वो तो बड़ी लंबी बातें हैं ना। हम रहते हैं सिर्फ वो जो दिखता है, ठीक है। हम दिखने पे खड़े हैं और दिखने पे ही मैं अच्छा, सारी बातें आपके एनसीसीआई साथ की जानिब से ये कहीं कहा गया ऐसे कि ये जो सुबहान है, जो प्रमोशन हो रही है, ये वो लेकर आते थे, ऐसी कोई चीज? उन्होंने कहा है कि डील करवाने में ये इनका किरदार रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ लकीली फॉर सुबहान और अनलकीली फॉर द एनसीसीआई कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मतलब कि अब अपने वकील, उनके जो वकील हैं उनको भी डिफेंड करते हैं कि वो जिस तरह केस को लेके चल रहा है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। अल्टीमेट देखिए, मेरा काम है इस केस के हकायक बताना। कौन शख्स बुरा है कौन अच्छा है मेरा वो काम नहीं है। हाँ, जब मैं लोगों के किरदार की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे अपनी तरफ देखना पड़ेगा। आपने वो केस तो देखा होगा ना सारा, पता आपको ये भी पता हो किस तरीके से लेके चल रहे हैं। थ्रू द एंटायर केस मैंने पूरा देखा है, सारे फैक्ट्स में मुझे पता है, लेकिन मैं अब वकील की खामियां यहाँ खड़े होकर कैसे निकालूं? वकील खामी है तो बता दें। नो, नॉट एट ऑल। मैं कभी भी उसकी जात को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उसकी तरफ नहीं, जात तो है, बात ही नहीं हो रही, बात इसके केस के वाले से हो रही है। मैं केस पे बात कर रहा हूँ कि केस मैंने ये कहा था फ्रॉम डे वन, आपको अगर याद हो तो मैंने ये कहा था कि ये केस बनता ही नहीं है, मतलब और मैं आज भी उस पर वो बेहतरीन केस लेके चल रहे हैं जिस तरह लेके चलना चाहिए। नो, मैं ये भी कमेंट नहीं करता। मैं इसमें भी कमेंट नहीं करता कि वो बेहतरीन कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं या बेहतरीन कर रहे हैं। वो केस कर रहे हैं और मैं दुआ को कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी से आमीन आमीन, अल्लाह ने कामयाब करे। सर, आपकी जेल में मुलाकात हुई थी सुबहान के साथ? नो, ऑन रिमांड मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। ऑन रिमांड जब मुलाकात हुई, डिक्की के वाले से भी बातचीत हुई उनसे आपकी? नहीं, मेरा बनता नहीं था। मैं अपने केस को लेके बैठा हुआ था। मैं इससे पूछ रहा था कि उसका कनेक्शन कहाँ था, क्या उसके मामलात क्या था, रिकवरी का क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन उसके साथ कैसी चल रही है, और उसका मौकफ क्या है कि एक्चुअली उसने क्या किया, उसका इन्फ्लुएंस किस हद तक था, वो डकी के मामलात में किस हद तक इन्वॉल्व था। मेरी बातें उसके साथ इस हद तक हुई। अच्छा, एनसीसीआई की जब हिरासत में थे तो वहां पर आपकी मुलाकात हुई, एनसीसीआई ने करने दी मुलाकात आपसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ बतौर वकील कि ना ये मेरी डोमेन थी और ना मुझे वहाँ जाना चाहिए था। हाँ, मुलज़म का मौक़िफ़ लेने के लिए लोग वकील जाते रहते हैं, क्योंकि वो कस्टडी में होते हैं तो आम आदमी की एक्सेस नहीं होती। सो आई फेल्ट इट बेटर कि मैं उसको कोर्ट में ही मिलूँ और कोर्ट में ही सारे मामलात करूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये बतौर वकील मेरी डिग्निटी कम्प्रोमाइज़ नहीं होती जब मैं कोर्ट में खड़ा होता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर होता है। लेकिन वहाँ जब थाने के अंदर जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंदर, तो मेरी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरी यूनिफॉर्म की तरफ कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं। सो आई डोंट वांट टू गेट क्रिटिसाइज्ड ऑन द पॉइंट कि एक वकील था यूनिफॉर्म में किसी इदारे के अंदर गया और इदारे के अंदर उसके साथ तज़यीक़ अमेज़ रवैया और सलूक किया गया। सो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, ये ज़रूरी था कि मैं अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ और मैं एक बेटर प्लेस पे खड़ा होकर बेहतर अंदाज में उसके साथ बात। सर, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा केस लेके चले, आपके उसके फादर से जाहिर सी बात है किसी का ये अगर प्यारा जेल में चला जाए तो उनके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। हमने उनके वालिद साहब को देखा, वो वहाँ पे रो रहे थे कि मेरा बेटा टॉपर है, उसका अमेरिका में एडमिशन हो चुका है। उसने एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किया है, वो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और ये टॉपर है। उसके अलावा वो तो अपनी एक इंजीनियरिंग उनकी कंपनी है। अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो किस तरह से इस तरफ चले गए और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए, वो एक अलग बात है। इस हवाले से बच्चे का जो करियर है वो इफेक्ट नहीं होता? अल्टीमेट होता है। देखिए, हाईली क्वालिफाइड है, टॉपर है, हाईली क्वालिफाइड है, आपके पास पाकिस्तान की बहुत सबसे बड़ी डिग्रियों में से एक डिग्री उसके पास है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एफआईआर जो है, ये अरेस्ट जो है, उसके कैरियर के ऊपर स्टिग्मा नहीं बनेगा। ये स्टिग्मा अल्टीमेट बनेगा और सारी जिंदगी उसको एनसीसीआईए की तरफ से उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है। सर, आखिरी सवाल है, सवाल नहीं प्रेडिक्शन चाहता हूँ आपसे। आपने एक प्रेडिक्शन की थी, वो मैं पता भी चला, इस हवाले से बताएं, डकी के हवाले से क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कब तक बाहर आता नजर आ रहा है? सिंपल सवाल, मैं वकील की बात नहीं कर रहा, मैं वकील की बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है एक फोरम ये छोड़ के ऊपर वाले फोरम पे आ जाएगा, मतलब कि हाई कोर्ट तक बात आएगी। अब क्या ले आप ये कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट से जमानत नहीं होगी? लेकिन मैं प्रीएम्प्ट शायद कर सकता हूँ, लेकिन देखिए अदालत के फैसलों के ऊपर या अदालती कार्रवाई के ऊपर मुझे बात उस अंदाज में नहीं करनी चाहिए। चीजें ऐसी निकली होंगी ना, आप समझ रहे होंगे कि यार सेशन से नहीं हो सकती। केस पेंडिंग है, जब केस पेंडिंग होते हैं तो मेरा ख्याल है उसको उस अंदाज में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आबिद हुसैन किची साहब मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफली हमें बताया डकी के हवाले से भी। उनके जो कहा जाता है नाम नेहात मैनेजर का नाम लिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं जी वो मैनेजर नहीं थे, सिर्फ घर की चीज़ें मैनेज कर रहे थे, जैसे मालियों की तनख्वाह देना या कोई वो घर में कोई चीज़ लेकर आने वाली है तो वो उसको चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। और वो ये भी कहा जा रहा है कि वो एक टॉपर भी थे, एक यूनिवर्सिटी के, और
कोशिश कर रहे थे कि मैं यूएसए जाके पढूं, और अब जो है खुशखबरी ये है, जो डक्की भाई के चाहने वाले हैं, जो मजेदार खबर ये है कि डक्की भाई के जो मैनेजर हैं वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अब देखना ये है कि डक्की भाई कब तक हमें बाहर आते नजर आते हैं।